Dear friends, welcome in this new topic of the power system 1 and the topic is choice of system voltage, Kelvin's law, skin effect and proximity effect. So, basically these topics are associated with your configuration of entire electric supply system और बेसिकली ये जो पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसका मेन पर्पस है कि हमने जो प्रीवियसली सप्लाई सिस्टम डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई सिस्टम को देखा या सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू पावर सिस्टम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की, उनमें और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन वाइज इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइदर केल्विन्स लॉ हम यूज़ करके देख सकते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ राइट वोल्टेज फॉर एनी सप्लाई सिस्टम. सिमिलरली उसमें ड्यू बिकॉज ऑफ द करेंट फ्लो इन अ कंडक्टर जो स्किन इफेक्ट या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की बात है वो किस तरह से आएगी, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ योर चॉइस ऑफ द सिस्टम वोल्टेज. अगर हम चॉइस ऑफ सिस्टम वोल्टेज की बात करें, सो द एक्चुअल पावर ट्रांसमिटेड टू द बोथ AC एंड DC सिस्टम फॉर अ गिवन करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सिस्टम वोल्टेज. अगर हम किसी भी सिस्टम में चाहे वो AC हो या DC हो उस और फॉर ए पर्टिकुलर गिवन करंट के बेसिस पे अगर हम देखें तो जो पावर है वो किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे. यानी हमने कंसीडर किया कि करंट अगर हमारी गिवन है एक फॉर ए गिवन करंट तो पावर किस पे डिपेंड करेगी, वोल्टेज पे डिपेंड करेगी. यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि इफ़ द पावर फैक्टर ऑफ AC सिस्टम इज़ नेग्लेक्टेड, यानी नॉर्मली हम P इक्वल टू VI cos phi यूज़ करते हैं AC के लिए, हमने यहाँ पर cos phi के टर्म यानी पावर फैक्टर के टर्म को निगलेक्टेड मान रखा है. So for a given power the current decreases as voltage increases. इस इक्वेशन से एक और चीज़ हमें दिखती है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पावर के लिए अगर देखें फिक्स पावर के लिए, इफ़ योर करंट डिक्रीज, अगर आपकी करंट घट रही है सो यू रिक्वायर मोर वोल्टेज. यानी आप करंट कम कर रहे हैं तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं. सो रिडक्शन इन द करंट एज इंक्रीज इन द वोल्टेज हैज़ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक आस्पेक्ट इन द पावर सिस्टम. जब भी हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज इन अ सप्लाई सिस्टम और इन द पावर सिस्टम नेटवर्क, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना होता है कि हम कितनी पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने वोल्टेज के लेवल को सेलेक्ट करेंगे और वोल्टेज के ही लेवल पे डिपेंड करेगा कि करंट क्या रिक्वायर्ड होगी एंड करंट के ही बेसिस पे ये आप डिफाइन कर पाएंगे कि विच साइज ऑफ कंडक्टर इज़ सूटेबल फॉर योर सप्लाई सिस्टम. तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज है इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है पूरे पावर सिस्टम स्ट्रक्चर डिज़ाइन में और स्पेशली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. यानी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए राइट वोल्टेज का सिलेक्शन करना मैंडेटरी है. So as voltage increases the required current decreases and associated power loss reduces. सिंपल सी केस है, किसी भी अगर एक सर्किट को हम ले रहे हैं, सपोज दिस इज अ सर्किट एंड वी आर कनेक्टेड विथ अ सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम एंड हियर वन सपोज लोड इज कनेक्टेड और यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है एंड वी हैव अप्लाइड अ वोल्टेज हियर. तो ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ रेजिस्टेंस व्हाट, ट्रांसमिशन रेजिस्टेंस कह लीजिए या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रेजिस्टेंस हम इसको मान रहे हैं, सपोज R. तो अगर हम सप्लाई वोल्टेज को हाई रखेंगे एंड द लोड इज अ व्हाट, कांस्टेंट पावर लोड. ठीक है, कांस्टेंट पावर लोड है तो लोड हमेशा एक फिक्स अमाउंट का पावर रिक्वायर्ड होगा इसको. तो इफ़ यू इंक्रीज द वोल्टेज तो करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी वो कम होगी और इफ़ यू रिड्यूस द वोल्टेज द करस्पॉन्डिंग जो करंट फ्लो होगी सर्किट में वो इंक्रीज करेगी. लेकिन एज योर करंट इंक्रीजेस व्हाट हैपन, द पावर लॉस विल इंक्रीज. तो हमारा जो पर्पस होता है, क्यों पावर लॉस बढ़ रहा है, बिकॉज पावर लॉस इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, I² R. यानी हमारा जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है सर्किट और जो उसकी करंट उसमें फ्लो कर रही है उस पर डिपेंड करेगा टोटल पावर लॉस. तो अगर हम वोल्टेज को हाई रखेंगे तो ऑब्वियसली करंट कम होगी एंड द एसोसिएटेड पावर लॉस विल बी रिड्यूस. तो इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, पूरे कंडक्टर के साइजिंग को हम फाइनलाइज करते हैं. सो द रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप. और इसका एक और एडवांटेज है, सपोज अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कम हम ले रहे हैं
सो द वोल्टेज ड्रॉप एसोसिएटेड विद दिस रेजिस्टेंस, यानी इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वो ड्रॉप भी कम होगा, और वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो ओवरऑल लाइन एफिशिएंसी विल इंक्रीज। तो यानी राइट वोल्टेज का नॉट ओनली द इम्पैक्ट ऑन द पावर लॉस, इट ऑल्सो improve the efficiency of your supply system. So it can be concluded that the high voltage are the essential requirement of any efficient long distance transmission system. अगर हम long distance transmission system की बात करें तो वहाँ पर हाई वोल्टेज का सिलेक्शन ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है या एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो इसी के बेसिस पे, और अगर हम अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो वहाँ पर इंसुलेशन का भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हाई वोल्टेज की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको इंसुलेशन के लिए भी प्रॉपर मेजर्स लेने होंगे। सो ये इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हैं, इकोनॉमिक चॉइस ऑफ वोल्टेज लेते हैं। सो व्हाट विल बी द इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर। तो जब हम बात करते हैं कि कंडक्टर का एप्रोप्रिएट साइज क्या होगा, सो फॉर दैट पर्पस केल्विन्स हैव गिवन अ वन फॉर्मूलेशन कि जिसके बेस पे आप इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर डिफाइन कर सकते हैं, यानी कंडक्टर क्या साइजिंग होनी चाहिए। सो व्हाट विल बी द इसेंशियल रिक्वायरमेंट, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल ड्रॉप इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट, स्पेशली एट द फीडर एंड। जब आप पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर साइड, तो ये ध्यान रखिए कि फीडर एंड तक आपका जो वोल्टेज है वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक मिले। ऐसा ना हो कि वोल्टेज ड्रॉप के साथ आपका जो एक्सेप्टेबल लिमिट है फीडर एंड पे उससे भी कम आपको वोल्टेज मिले। ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ हायर वोल्टेज इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर रिड्यूसेस, क्योंकि ऑब्वियसली हायर वोल्टेज है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर रिड्यूस होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर अगर रिड्यूस हो रहा है तो करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, बिकॉज योर कंडक्टर जो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट योर एरिया। तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, और जैसे जैसे एरिया कम करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो अगर आप बहुत हाई वोल्टेज चूज़ करने रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को मिनिमाइज़ करने के लिए, तो उसका एक और ड्रॉबैक है कि आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अगेन इफ़ यू आपने इनिशियली आपने कंसीडर किया कि हम मिनिमम साइज ऑफ कंडक्टर चूज़ करेंगे, बट एक्चुअली लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट आया कि ड्यू बिकॉज ऑफ द कंडक्शन जो आई स्क्वायर आर लॉस है वो भी इंक्रीज हो गया। तो लॉन्ग टर्म में इसका एक ये आपके सिस्टम के ऑपरेशन को बैडली अफेक्ट करेगा या एडवर्सली अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन है दैट विल इंक्रीज। तो हमेशा कंडक्टर की जब हम साइजिंग करते हैं तो वोल्टेज का लेवल जब सेलेक्ट कर रहे हैं और कंडक्टर का साइज उसके अकॉर्डिंग चूज़ करें, तो नॉट ओनली द वन थिंग कि हम करंट मिनिमाइज करके हम कोशिश कर रहे हैं कि कम कर लें अपने कॉस्ट को, इनिशियल जो कंडक्टर कॉस्ट का जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिड्यूस कर लें, लेकिन साथ साथ ध्यान रखना है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज़ ना हो, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आई स्क्वायर आर लॉस हमारा इंक्रीज़ करे। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए केल्विन्स ने एक पूरा वे प्रोवाइड किया था कि द फाइनेंशियल लॉस एनुअल एक्सपेंडिचर अकरिंग इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज मेड ऑफ द टू पार्ट। अगर हम फाइनेंशियल लॉस और एनुअल एक्सपेंडिचर दोनों को ध्यान में देखें और किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का, तो हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कंडक्टर प्लस एंड अलाउंस ऑन द डिप्रिसिएशन, ये आपका फर्स्ट पार्ट है एसोसिएटेड विथ योर इंस्टॉलेशन। जब आप लाइन इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कॉस्ट है परचेज का, यानी जब आप कंडक्टर परचेज कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कंडक्टर, जो आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, एंड द अलाउंसेस ऑफ डिप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन पे जो आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, एक पार्ट आपका ये होगा। दूसरा होगा द कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेज, यानी उस पूरे आपके पावर सप्लाई सिस्टम में ड्यूरिंग द ऑपरेशन कितना लॉस हो रहा है रेजिस्टेंस की वजह से, आई स्क्वायर आर लॉस। देन लॉसेस इन द मेटेलिक शीट एंड शील्डेड केबल, अगर आप कोई
अंडरग्राउंड केबल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या लॉस हो रहा है, ठीक है, मेटेलिक शीथ और कंडक्टर के बीच में ड्यू बिकॉज ऑफ द चार्जिंग करंट आपका लॉस होगा। एंड इन केस ऑफ हाई टेंशन इंसुलेटेड केबल द लॉसेस इन द इंसुलेटेड मटेरियल्स आर यूज। जो हाई वोल्टेज आपका इंसुलेटिंग केबल है या अंडरग्राउंड केबल है वहाँ पर इंसुलेशन लॉस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो इन तीनों ही पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। सो फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ द रूट द कॉस्ट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। मीन्स जो टोटल कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ कंडक्टर मटेरियल है दैट इज द प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इसके बेसिस पे हम देखेंगे हेंस द एनुअल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम कह सकते हैं कि जो एनुअल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है एंड डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन लाइक suppose annual cost of interest and depreciation is proportional to cross sectional area, so C1 is proportional to A, so C is equal to PA, where P is known as the proportionality constant and A is the cross sectional area. Now the resistance of conductor is proportional to what, and hence what, for a given load condition जो हमारा resistance है, resistance of the conductor is proportional to the energy loss in the conductor for a given load। किसी भी एक given load के लिए जो हमारा resistance ऑफर करेगा that is proportional to what, will be proportional to the resistance, so that is what inversely proportional to area 1 by A। so it can be written as, means suppose annual value of cost energy waste is what, C2, यहाँ पर C1, यहाँ पर हम C2 ले रहे हैं, एनुअल वैल्यू ऑफ कॉस्ट एनर्जी वेस्ट C2 विच इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A। तो C2 को हम लिख सकते हैं C2 इज इक्वल टू Q बाई A वेयर Q इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो P इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज related to annual value of interest and depreciation and Q is the proportionality constant which is associated with the annual value of the cost of energy waste। So now the total financial loss क्या होगा, you just add up equation number 1 and 2। now for minimizing it, simple mathematics, ds by dA must be equal to 0, so just differentiate ds by dA equal to 0, so you will get A is equal to what, रूट Q बाई P, यानी दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रेशियो के रूट पे डिपेंड करेगा कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए। सो द एनुअल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट CA इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू रूट PQ एंड कॉस्ट ऑफ द एनर्जी लॉस C2 इज Q बाई A, Q अपॉन रूट Q बाई P इज इक्वल टू रूट PQ। सो आप देखेंगे कि वो पॉइंट जहाँ पर एनुअल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यानी जहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएं, उस पॉइंट को हम इकोनॉमिक पॉइंट कहेंगे। तो इस पॉइंट के बेसिस पे ही एक केल्विन्स ने इस चीज़ को डिफाइन किया था कि देयरफॉर C1 इज इक्वल टू C2, सो PA इज इक्वल टू Q बाई A, इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। सो द मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज व्हाट, मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज one which make the annual interest and depreciation on the capital cost of transmission line is equal to the annual cost of energy waste। यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका जो इंटरेस्ट है या डिप्रिसिएशन अलाउंसेस हैं वो जिस पॉइंट पे लॉस के कॉस्ट के इक्वल होगा वहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा ये इकोनॉमिकल साइज है। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ केल्विन्स लॉ, द मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ द कंडक्टर फॉर अ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक energy can be determined by the comparing the annual interest on capital cost of conductor plus depreciation with the cost of energy wastage annually। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट है केल्विन का। नाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इंटायर मैथमेटिक्स इन अ फॉर्म ऑफ अ पिक्टोरियल व्यू, कि यहाँ पर आप देखें रिलेशनशिप को भी हम डिफाइन कर सकते हैं जो हमने प्रीवियसली डिफाइन किया। यहाँ पर दो चीज़ें, इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, यानी एक्स एक्सिस पे हमने एरिया लिया
एंड वाई एक्सिस पे द कॉस्ट, जो एनुअल कॉस्ट पर एनम कॉस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर 3 ग्राफ से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3। द ग्राफ नंबर 1 रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर, यानी जैसे जैसे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे हैं कॉस्ट हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ग्राफ 2 रिप्रेजेंट्स द एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेज, जो ग्राफ 2 है वो एनर्जी वेस्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ योर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेज द करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, और उसकी वजह से जो लॉस है वो डिक्रीज हो रहा है। एंड थर्ड इज शोज द टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट इन दोनों को ऐड करेंगे दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो आप जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है दैट वैल्यू यानी पॉइंट बी इज व्हाट योर इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज या क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर द कंडक्टर, और इस पॉइंट पे जो एनुअल कॉस्ट होगा वो आपका पॉइंट ए पे रिफ्लेक्ट होगा। सो द इंटायर दिस ग्राफ represents the means the economic choice of economic size of a conductor या economic sizing के लिए हम use कर रहे हैं। So practical limitations भी इनके हैं। What are the practical limitations of the Kelvin's law? So the size of conductor determined may be a small area of cross sectional causing high voltage drop or high voltage regulation in the line। अगर आप बहुत thin वायर के लिए अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए आप केल्विन्स लॉ को अप्लाई करेंगे, सो इट इज़ नॉट वैलिडेट बिकॉज थिन वायर का करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस हाई होगा और उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है सेकेंड टर्मिनल पे वो ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से 2 इशू आएंगे। एक तो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन का भी इशू आएगा। सो केल्विन्स लॉ का यहाँ पर लिमिटेशंस है। देन साइज ऑफ कंडक्टर डिटरमाइंड में वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर द मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। Sometime we are using the large cross sectional area conductor, and sometime we are using the thin means lesser cross sectional area conductor in the entire supply system based on the mechanical strength. Means suppose you require more mechanical strength, so definitely you require the large cross sectional area conductor, and those places where the mechanical strength requirement is less, then we can use the lesser cross sectional area conductor. So if the system having both that kind of mixed conductor, so Kelvin's law cannot be means exactly followed, or you can say that कि ये आपका exactly आपको आंसर नहीं मिलेगा इससे। For smaller cross sectional area the current density of conductor is high which may give the rise of excessive heating। अगर कंडक्टर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एक्सेसिव हीट भी होगा, एंड इस हीट की वजह को अगर आपको कंट्रोल करना है तो यू रिक्वायर द लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। देन द डायमीटर ऑफ कंडक्टर में स्मॉल काजिंग हाई कोरोना लॉस। कोरोना लॉस अगर आपका डायमीटर ऑफ कंडक्टर बहुत कम है तो भी आपका जो इफेक्टिव GMR है वो रिड्यूस होगा, और GMR कम होगा जिसको हम आगे के टॉपिक में यूनिट्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ योर GMR रिड्यूसेस देन व्हाट द कोरोना लॉस इंक्रीजेस। द रेट ऑफ इंक्रीज एंड डिप्रिसिएशन में वेरी फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन है दीज आर द फाइनेंशियल टर्म्स, तो वो रीजन वाइज, कंट्री वाइज, एरिया वाइज, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एनी रीजन, कंट्री, इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सो दैट कैन बी वेरी। Thus the other data remaining are same, लेकिन जो टेक्निकल डेटा है these are the same, and it is also difficult to estimate the energy loss in the line without actual load curve। यानी अगर आपके पास एक्चुअल लोड कर्व नहीं है तो आप इसे एस्टिमेट भी नहीं कर पाएंगे एक्चुअल एनर्जी लॉस। तो अगर देन इन दैट सिचुएशन you required a proper estimation, means estimation of the all the parameters. So now the next is your skin effect. It is a kind of a effect which is showing by a current carrying conductor। यानी जब आप कोई भी पावर सिस्टम नेटवर्क में या सप्लाई सिस्टम में आप हाई वोल्टेज एप्लीकेशन पे जा रहे हैं या हाई करंट एप्लीकेशंस पे जा रहे हैं, स्पेशली एट द पावर लेवल, सो योर कंडक्टर शोज अ सम इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट एंड द नेक्स्ट टॉपिक प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद द करंट विच इज फ्लोइंग विद इन अ कंडक्टर। सो नॉर्मली हम कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर में व्हेन वी आर कनेक्टिंग अ कंडक्टर विथ अ सोर्स, तो इसमें आपका करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर डीसी है हमारी डायरेक्ट करंट के केस में क्या होगा कि जो हमारा चार्ज है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट
इन द वॉल्यूम ऑफ द इंटायर कंडक्टर। अगर हम किसी कंडक्टर को लें और इसमें करंट फ्लो करें एंड द करंट नेचर इज़ व्हाट, डीसी नेचर, तो वो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा एंड इट इज़ यूज द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। यानी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट शुड बी अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। लेकिन एसी सप्लाई सिस्टम में ये नहीं होता है। एसी जैसे ही हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करते हैं वहाँ पर जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज योर स्किन इफेक्ट। सो वाई इट इज़ हैपन, सो एक्चुअली इन एसी सिस्टम अगर हम कंडक्टर की बात करें तो द कंडक्टर मीन्स द हैविंग द मल्टीपल फिलामेंट्स। किसी भी कंडक्टर के अंदर मल्टीपल फिलामेंट्स होते हैं एंड ईच फिलामेंट्स कैरी सम चार्जेस। अभी क्या हो रहा है कि जब जो आउटर फिलामेंट है दैट कैरीज द मोर चार्जेस एंड जो इनर है वहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्यू बिकॉज ऑफ द कैरिंग द मोर चार्जेस एट द सरफेस, जो इनर में है वहाँ पर इंडक्टेंस बढ़ गया। यानी इनर पार्ट ऑफ द कंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो हाई होगा, क्योंकि हर फिलामेंट एक अपना फ्लक्स होगा। सो द मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज यहाँ पर होगा, तो उसकी वजह से जो करंट की वैल्यू होगी, द इम्पिडेंस ऑफ इनर साइड कंडक्टर विल बी लार्ज। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका चार्जेस हैं वो इनर साइड में लेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड आउटर सरफेस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो यही इंटायर इफेक्ट को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ स्किन इफेक्ट। कि जब हमारा अल्टरनेटिंग करंट के केस में द नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एंड द मेजॉरिटी ऑफ द चार्ज मीन्स चार्जेस आर कन्फाइंड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो एंड वेरी लेस नंबर ऑफ चार्जेस आर placed in the inner side means near to the center core part of the conductor। तो इस पूरे इफेक्ट को हम स्किन इफेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो सपोज इन दिस conductor, a solid conductor consisting of number of filaments in each carrying a small part of a current and the inductance of each filament will vary according to its position। और जो फिलामेंट है जैसे जैसे आप का करंट फ्लो होगा वो उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी इंडक्टेंस जो वो ऑफर कर रहा है यानी फ्लक्स लिंकेज की वजह से। सो दस द फिलामेंट नियर टू द सेंटर ऑफ द सेंटर आर सराउंडेड बाय द लार्जर मैग्नेटिक फ्लक्स। जो सेंटर के पास में होगा यहाँ पर इस ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि लार्जर इंडक्टेंस ऑफर करेगा और यहाँ पर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। So that is overall thing related to skin effect and the what is the high reactance inner filament में जो आपका high reactance मिल रहा था in case of AC supply, उसकी वजह से जो upper surface of the conductor होगा उसका resistance high होगा। तो आप कह सकते हो कि जो आप किसी भी कंडक्टर का DC resistance is always lesser than your AC resistance ड्यू बिकॉज ऑफ स्किन इफेक्ट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो करंट है या वो कन्फाइंड हो रही है सरफेस साइड में, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो घट रहा है। यानी अगर हमारा कंडक्टर है ये, तो इसके अपर पोर्शन पे ज़्यादा चार्जेस हैं जबकि स्किन पे अपर सरफेस पे और इनर साइड कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर चार्जेस कम हो रहे हैं और इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। सो द स्किन इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। क्या क्या फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, कैसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ वायर इंक्रीजेज विद द डायमीटर ऑफ वायर, अगर डायमीटर बढ़ रहा है तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करोगे तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा, शेप ऑफ वायर लेस फॉर द स्टैंडर्ड कंडक्टर देन द सॉलिड कंडक्टर, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा और परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। सो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द योर विच इज मीन्स ड्यू बिकॉज ऑफ स्किन इफेक्ट आपका करंट जो है वो सरफेस पे मिल रही है ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और स्किन इफेक्ट की क्यों आपको देखने को मिलेगा, इन फैक्टर्स की वजह से आपका स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा।
So, it may be noted that the skin effect is negligible when the supply frequency is low. जैसा कि हमने DC में माना है कि that is nil. सेकेंड हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट. स्किन इफेक्ट में करंट के सरफेस के पे फ्लो करने की वजह से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जबकि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज जस्ट द सेम काइंड ऑफ थिंग, बट हियर द डिफरेंस इज व्हाट कि नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द करंट इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज ऑब्जर्व ड्यू बिकॉज ऑफ इन केस ऑफ मीन्स ड्यू बिकॉज ऑफ द नेबरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर. अगर सपोज एक सिस्टम के अंदर दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर ए एंड बी एंड नियर टू ईच अदर एंड बोथ आर कैरिंग द करंट, तो कंडक्टर करंट इन अ कंडक्टर ए की वजह से फ्लक्स लिंकेज होगा कंडक्टर बी का, और इसकी वजह से जो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज होगा वो इन दिस फेस, यानी जो इस कंडक्टर के साइड हमारा जो पार्ट होगा कंडक्टर बी का, इस साइड ज़्यादा फ्लक्स का लिंकेज होगा. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो शेडेड पार्ट दिखा रहा है दैट इज जस्ट शोइंग दैट कि जो फ्लक्स लिंकेज एट दिस साइड इज ग्रेटर देन योर सेकेंड साइड. तो इस पार्ट में आपका फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा हो रहा है. सो ड्यू बिकॉज ऑफ दैट हाई फ्लक्स लिंकेजेस व्हाट हैपन, आपका यहाँ पर इम्पेडेंस अनइक्वल होगा, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, इस साइड कन्फाइंड होगा और इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. सो दैट इज योर नोन एज योर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ड्यू बिकॉज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज विद द अदर नेबरिंग कंडक्टर. साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई पे, रजिस्टिविटी सेम, permeability and distance between the conductor. So, these are the terms on which your proximity effect affected. These are the references which is taken for developing this lecture note, and thank you.